वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे हिंदी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था। तो आप उम्मीद है बुक लेके और पेंसिल लेके बैठे होंगे। आप इसको अंडरलाइन करते जाएंगे जैसे जैसे मैं बताऊंगा। तो पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। और पहले तो जन्म, निधन, जन्म स्थान और मूल निवास और पिता का नाम, ये तो आपको सब चैप्टर में अंडरलाइन करना ही है, इसमें बताना नहीं पड़े। इसके बाद मैं बताऊंगा नीचे में कौन सा आपको अंडरलाइन करना है। ये एक कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा, आपके 12th हिंदी बुक का पहला पहला कहानी ये है, उसने कहा था। तो इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था, जयपुर राजस्थान में। ठीक। निधन है 12 सितंबर 1922। और मूल निवास इनका गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यानी ये जन्म स्थान इनका राजस्थान था, लेकिन इनका मूल निवास मतलब ये मूल किस जगह पे रहते थे, ये रहा करते थे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में। और नाम गांव का क्या था, गुलेर। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो एक एक चीज़ आप ध्यान से देंगे। तो इस बार 12th के एग्ज़ाम में कुछ लगभग 5-6 सालों से वो बातें भी पूछ ली जाती है जो बीच से कहीं से भी उठा के पूछ दिया जाता है। तो अंडरलाइन में करा दूंगा, आप उसको याद रखेंगे जो जो अंडरलाइन करवाऊंगा। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था, ये सब बात भी याद रखना है। शिक्षा इनकी बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए। तो आपको अंडरलाइन करना है यहाँ पे पंडित शिवराम तक, जहाँ इनके पिता का नाम है। और ये भी आप देख सकते हैं, इसको अंडरलाइन करने का जरूरत नहीं, बस आप इनकी शिक्षा के बारे में याद रख सकते हैं। वृत्ति है इनकी 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के जो कार्यवाहक होते हैं उनका प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदीपीठ के प्रोफेसर। तो यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है अंतिम दिनों में मदन मोहन, यहाँ से अंतिम दिनों से अंडरलाइन करना है। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीष चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर। तो नंदी पीठ के प्रोफेसर कौन थे, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ भी दिया गया, आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देख सकते हैं। तो आपको लिखना है प्रोफेसर कौन थे, यही चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इनका संपादन है समालोचन काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, ये इनका संपादन है। और रचनाएं इनकी, रचनाएं तो आप इसको अंडरलाइन कर ही लीजिए, पूरा रचना को अंडरलाइन कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ कहाँ से। कहानियाँ में इनका सुखमय जीवन जो 1911 में आया था। बुद्धू का कांटा 1911, ये क्वेश्चन पूछा गया, बुद्धू का कांटा किसकी रचना है, तो आपको लिखना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। और उसने कहा था तो आपके पाठ में है ही, इसी के बारे में है, ये 1915 में लिखा गया था। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, मतलब ये कहानीकार भी थे और निबंध भी लिखते थे। उसके बाद यहाँ तक अंडरलाइन करना है, उसके बाद यहाँ से भी अंडरलाइन करना है आपको। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवान्ना प्रिय आदि प्रमुख निबंध। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियाँ भी प्रकाशित। अंग्रेजी में ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन, कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक याद रखना है आपको, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। पूरा रचना आपको ध्यान से देखना है। आपको ऑब्जेक्टिव भी मैं लिखाऊंगा क्वेश्चन, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो अब इनका जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं शती के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं शती के, कौन सी सदी के थे, 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय में, यहीं तक अंडरलाइन करना है, लेखक तक, वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। गति मतलब उनकी गहरी बहुत अच्छी रुचि थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषाशास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियाँ बराबर लिखी। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। तो ये इसको आपको अंडरलाइन करना है, वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे, यहाँ से यहाँ तक इसको आपको अंडरलाइन करना है, याद रखना है। तो पहला चैप्टर में हमने बताया था बातचीत, बातचीत के निबंध, बातचीत निबंध के लेखक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट, और वो भारतेंदु युग के थे। और ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये किस युग के हैं, द्विवेदी युग के। हर लेखक या हर निबंधकार जिस भी चैप्टर में जो भी लेखक होगा वो किसी न किसी युग का होगा, बट आपको उसको याद रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के थे। गूढ़ और विगस्त, ह्रास, परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे।
अब आगे देखते हैं। गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियाँ लिखी, उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। कौन कौन सी 3 कहानियाँ हैं वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। उनकी 3 कहानियाँ: सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये बुद्ध का कांटा नहीं है, ये बुद्धू का कांटा लिखा हुआ है। बुद्धू का कांटा 1911 में आई थी, और उसने कहा था 1915 में, यही उसने कहा था आपके पाठ में है, वही हिंदी कविता में, हिंदी कहानी में लिया गया है उसको। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्पात गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी सर्जनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियाँ लिख सका, यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। ये कहानी अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताज़ा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती है। कौतुक का अभिप्राय यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा गंभीर है, इसकी सच्चाई इसके विपरीत है। इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के हैं। मतलब इन्होंने जिस समय में जो भी लिखा कहानी या जो भी निबंध लिखे, वो समय से आगे का है। मतलब कि ये आगे के समाज को सोच के लिखे हैं जो भी लिखे हैं। जरूर नहीं अगर इन्होंने 1915 में लिखा है ये आपका उसने कहा था तो वो 1915 के ही समय की बात है, नहीं, उसके कहने का मतलब उसका दिया गया शिक्षा बहुत आगे तक काम आए, ये देख के उन्होंने लिखा। यहाँ प्रस्तुत कहानी है उसने कहा था उनकी अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। आप इसको अंडरलाइन कीजिए, यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। ये जो कहानी है उसने कहा था, ये आपको क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक किसी भी ईयर में है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर है, क्यों कौन सी कहानी हिंदी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। तो ये उसने कहा था इसका आंसर होगा। अगर आप ये अंडरलाइन करके रखेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इससे भी मिल जाएगा। यह एक कालजयी रचना है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए कि यह एक कालजयी रचना। कौन सी रचना के बारे में उसने कहा था के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। उसने कहा था एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी, ये भी अंडरलाइन करना है। विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी और इसके अनेक नाट्य रूपांतरण हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी वास्तविक उत्सर्ग में अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। यहाँ से कहानी के बारे में बताया गया। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जहाँ 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह, आपको लहना सिंह जैसे याद आए, लहना सिंह आपको एकदम याद रखना है, इस कहानी का मुख्य चरित्र है और ये लहना सिंह है। उसने कहा था ये कहानी में लहना सिंह। तो अगर लहना सिंह के बारे में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको तुरंत दिमाग में रिकॉल कर लेना कि ये उसने कहा था कहानी के बारे में बोल रहा है। लहना सिंह एक प्रमुख पात्र है। आज से लहना सिंह का नाम आपको याद रखना है, ये उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है। 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। मतलब ये कहानी का सारांश है अगर एक तरह से देखा जाए। मतलब कि एक लहना सिंह 12 वर्ष का लड़का है। लहना सिंह की उम्र 12 वर्ष है। बचपन की पहले बचपन के बारे में बताया, उसके बाद ये बड़ा भी हुआ उसके बारे में बताया गया है। वो 12 वर्ष का है। वो 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे यानी जिसको कि घोड़ा गाड़ी हम लोग बोलते हैं, तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुरमाई, कुरमाई यानी मंगनी, मंगनी मतलब होता है शादी या सगाई, तेरी मंगनी हो गई। मतलब ये उसे पूछता है कि तेरी कुरमाई होगी। उस समय कुरमाई भाषा का मतलब मंगनी ही होता था। लड़की धत कहकर भाग जाती है, यानी लड़की ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, धत कहकर भाग गई। एक दिन वह धत कहकर भागने के बजाय कहती है हाँ कल हो गई। मतलब रोज़ लड़का उसे पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई, यानी मतलब तेरी मंगनी, तेरी शादी हो गई, तो वो धत बोल के चली जाती थी। लेकिन एक दिन वो बोलती है हाँ कल हो गई, लेकिन हुई नहीं थी, उसने ऐसे ही बोला। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू, लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। यानी यहाँ से कहानी को डायरेक्ट फिर ये बड़े हो जाते हैं, ये दोनों, ये भी बड़ी हो जाती है, ये भी बड़े हो जाते हैं। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। सूबेदार हजारा सिंह इसी का मतलब पति था, ये जो लड़की थी। तो वहाँ सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे बोधा, मतलब सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम बोधा था, का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। मतलब ये जो सूबेदारनी थी, इसे जो तांगे से जो इसने बचाया था जिसको, ये वही लड़की थी। उसके बेटे का नाम क्या था? बोधा। आपको याद रखना है ये सब नाम। जैसे कि उसके पति का नाम क्या था उसके पति का नाम? तो उसके पति का नाम सूबेदार हजारा सिंह था। सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी जो कि इसके बचपन में मिली थी, उसे एकांत में बुलाकर कहा था मेरे पति और बेटे बोधा का ख्याल रखना। मतलब जो उसने कहा था ये बात उसके दिमाग में छप गई कि जिसे बचपन में मैं प्रेम पूर्वक देखता था, जिससे मैं कुछ उम्मीद रखता था, उसने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, मैं क्यों नहीं ख्याल रखूँगा। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा की रक्षा की। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभाव
प्रभावंती जो कहानी का प्राण मानी जाती है, उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। आरंभ में ही एक कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और इस कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रह जाता है।